सो गाइज तो आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे आपका ये अगर बात किया जाए तो ये वीडियो आज लास्ट किसका तो बोटनी जो क्लासेस चल रहा था 0 से हीरो लेवल तक उसका जो है लास्ट वीडियो है। साथ में प्रदूषण चैप्टर उसका भी लास्ट है। ठीक है। और आज लास्ट डेट भी है मार्च मंथ का। ठीक है। तो मतलब सोचिए कितना सेटअप हो। सेटअप से मतलब सब कुछ चल रहा है। ठीक है। तो आज फाइनली आज जो है हम लोग बोटनी को ख़त्म कर देंगे। अगर नहीं आप देखे होंगे वीडियो को तो प्रयास कीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए। सब कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया आपको सब क्लियर भी हो जाएगा। और अगर ऐसे भी अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। ठीक है। तो पहला बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। ठीक है। चलिए 90 डेसिमल से अधिक। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा मोबाइल को अगर फ्लाइट मोड अगर कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि कभी कभी कॉल आ जाता है तो वीडियो जो है बंद हो जाता है। ठीक है। तो चलिए पहला बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण यानी इंग्लिश में बोले तो साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन होता क्या है उसके बारे में पूरा भी जानेंगे। ठीक है। तो 90 डेसिबल से अधिक के ध्वनि को प्रदूषण में गिना जाता है। जैसे 90 डेसिबल से अगर ऊपर हो जाएगा ना तो आपको ध्वनि प्रदूषण में गिना जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया कि मतलब ध्वनि प्रदूषण होगा कब, तब बताएंगे कि 90 डेसिबल से अगर ऊपर में होगा तब जा कर के जो है आपको ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण में गिना जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण ध्वनि 1 मिनट रुकिएगा, कलर चेंज। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव जो है केवल तत्कालीन रहता है। इसका जो प्रभाव जो है ना ज़्यादा समय तक नहीं रहता, बस कुछ ही समय तक रहेगा, उसके बाद ख़त्म। ऐसा नहीं कि मतलब ध्वनि प्रदूषण हुआ तो आगे वाला जनरेशन में मतलब अगला जो पीढ़ी है उसको पर असर पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसा ही प्रदूषण है जिसमें अगला पीढ़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कौन सा प्रदूषण है, तो ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन। ठीक है। चलिए अगला क्या है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है कि मानव चिड़चिड़ा हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई की एलर्जी टाइप से है और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसके सामने, तो क्या है चिड़चिड़ा टाइप से होगा। ठीक है। अगला बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में साइलेंसर में जो है मफलर लगाया जाता है। जो गाड़ी होता है ना, बाइक वगैरह जाए और 4 व्हीलर ये सब, उसमें मफलर लगा दिया जाता है ताकि ध्वनि प्रदूषण जो है ना हो यानी कम हो इस टाइप से। ठीक है। सड़कों पर ध्वनि सड़कों पर जो है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए दोनों किनारों पर क्या पेड़ लगा दिया जाता है, जिसे ग्रीन मफलर कहते हैं। देखते होंगे आप लोग कि जो सड़क होता है, सड़क के आसपास में चाहे अगल बगल में जो है आपको पेड़ लगा दिया जाए ताकि जो पोल्यूशन का जो मात्रा है उसको न्यूट्रल कर सके, कम कर सकते हैं, मतलब 9 के बराबर हो इस टाइप से। ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पीडीएफ जो है हमारे खान सर जी का है और मैं खान सर का पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। जो हो सकता है कि जो नहीं आ पा रहे होंगे और मान लीजिए कंटेंट अगर नहीं उनको मिल पा रहा होगा तो यहाँ से भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं बोटनी। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, शुरू से लेकर के देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट आपको जो बोटनी है वो हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो अगला पॉइंट हम लोग को पहला पॉइंट डिस्कस क्या होगा। पहला पॉइंट डिस्कस क्या हुआ, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या क्या था, तो ध्वनि प्रदूषण में यही था कि 90 आपका जो है 90 डेसिबल से ऊपर होगा तो ध्वनि प्रदूषण होगा। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट यही था कि अगर ध्वनि प्रदूषण होता है तो वो आपके मतलब पूरा अगले पीढ़ी तक नहीं जाएगा, बस यहीं कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद ख़त्म। ठीक है, ये पॉइंट जाने। और फिर इसमें क्या हुआ कि जब ध्वनि प्रदूषण होगा तो मानो क्या क्या हो जाए, थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप से हो जाता है। चिड़चिड़ा टाइप से करने का मतलब उसको एलर्जी है इस टाइप से। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जाता है, गाड़ियों में साइलेंसर लगाया जाए, साइलेंसर में जो है मफलर लगाया जाए ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो, साउंड कम रिलीज हो। ठीक है। और क्या होता है कि जो ध्वनि प्रदूषण में जो है आपको रोकने के लिए किनारे किनारे, सड़क के किनारे क्या लगाया जाता है, पेड़ पौधे लगाया जाता है ताकि बैलेंस बना के चले। ठीक है। तो इतना हम लोग डिस्कस कर लिए ध्वनि प्रदूषण। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रदूषण। विद्युत चुंबकीय प्रदूषण ये क्या है, इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक पोल्यूशन। यह जो है मोबाइल टावर, टीवी तथा सैटेलाइट से निकलता है। मान लीजिए कोई पूछ दिया कि जो इलेक्ट्रिक पोल्यूशन होता है किसके चलते होता है, तो इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ आपको दिख रहा है जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, सैटेलाइट ये सब हो गया, इससे जो है आपको इलेक्ट्रिक पोल्यूशन जो है होता है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रदूषण होता है। ठीक है। इससे जो निकलने वाले तरंगे होता है इसके चलते फैलता है। ठीक है। अब देखिए इस प्रदूषण के कारण क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र
स्मरण क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसके चलते क्या होता है कि स्मरण याद करने की जो शक्ति है वो आपको कमज़ोर होने लगेगा। और बात किया जाए तो जो आपका तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है वो भी आपको कमज़ोर पड़ने लगेगा। ठीक है, ये सब किसके चलते? तो मोबाइल और टावर टीवी सब जो है ना, सैटेलाइट से जो आपको तरंगे निकलता है इसका इफेक्ट के चलते। ठीक है, और बात किया जाए तो कैंसर रोग भी उत्पन्न हो जाता है इसके चलते। ठीक है, क्या हो जाता है? कैंसर रोग जो है वो भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किस में? तो इलेक्ट्रिक पोल्यूशन में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट सुनिएगा। अगला पॉइंट है कि इसे जो है प्रदूषण के कारण जो है बड़ी संख्या में तितलियां मर रही। मान लीजिए एग्जाम में पूछे कि तितलियां जो है मर रहा है कौन सा प्रदूषण के चलते, तो बताएंगे विद्युत चुंबकीय प्रदूषण के चलते, यानी इलेक्ट्रिक पोल्यूशन के चलते। क्या हो रहा है कि बहुत सारी तितलियां अच्छा मर क्यों रहा है? कारण क्या है? तो कारण ये है कि मधुमक्खियां अपना रास्ते भटक जाता है, मतलब जाना चाहिए किधर और चल जाता है किधर। ठीक है, तो क्योंकि मधुमक्खियां जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों को देख लेती है और वे अपना रास्ता भटक कर टावर के पास, मतलब जाना चाहिए था अपना घर लेकिन चल गया टावर के पास, इसके चलते जो है उन लोगों का ज़्यादा मृत्यु हो रहा है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोल्यूशन में आ रहा है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग देख लेते हुए अपना रास्ता, ये तो हो गया। वर्तमान में पूरी पृथ्वी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के चपेट में, मतलब अगर प्रेजेंट में अगर बात किया जाए तो पूरा जो है ना हमारा धरती वो विद्युत चुंबकीय के चपेट में आ गया, मतलब उससे पूरा कैप्चर हो गया। ठीक है, चलिए अगला अगर बात करते हैं, हाँ, जैव प्रदूषण, यानी इंग्लिश में बोले तो क्या हो गया? बायो पोल्यूशन। ठीक है, तो ये हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं के कारण फैलता है। जो जैव प्रदूषण है यानी बायो पोल्यूशन किसके चलते फैलता है? तो बताएंगे हानिकारक जो जीवाणु होता है, ठीक है, उसके चलते, तथा जो विषाणु होता है उसके चलते जो है ये फैलता है। ठीक है, अभी पूरा जानेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। जीनीय एकरूपता के कारण एक समान प्रजाति के पौधे बीमारी से प्रभावित हो जाती है, जिसे उन्हें काट देना पड़ता है। अब देखिए, जो जीनीय एकरूपता के कारण क्या होता है कि एक समान का प्रजाति, मतलब सेम टू सेम, मतलब एक ही टाइप के जो है पौधे का जो बीमारी से जो है प्रभावित होने लगता है, जिससे हम लोग उसको काट देते हैं ताकि वो खत्म हो जाए। ठीक है, एंथ्रोक्स नामक जीवाणु क्या है कि व्यक्ति को जान ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एंथ्रोक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोक्स नामक जो जीवाणु है क्या करता है कि व्यक्ति का जान ले सकता है, व्यक्ति को किल कर सकता है। यानी इसका प्रयोग जो है आतंकवादी पत्र लेटर में भर कर दूसरे व्यक्ति को भेज देते थे। मतलब जैसे एंथ्रोक्स को क्या किया कि वो लिफाफा में भर दिया। ठीक है, लिफाफा में भरने के बाद क्या किया कि अगला के पास, मतलब डाक के द्वारा उसको भेजवा दिया, किसके पास? भेज दीजिएगा। अब भेजने अगला के पास गया, वो खोला तैसे, मतलब वो बीमारी उसके में चला गया, जैसे खोला उसी उसके अंदर इंटर कर गया। तो ये एंथ्रोक्स है। ठीक है, जीवाणु, एंथ्रोक्स नामक जीवाणु जो व्यक्ति को जान ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आतंकवादी लोग ऐसे करता था। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है आपको सेरिन गैस। सेरिन गैस को जो है गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। इसका प्रयोग सीरिया में हो रहा है। से मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया एग्जाम में कि बताइए कि कौन सा गैस है जिसको गरीबों का परमाणु कहा जाता है, तो बताएंगे सेरिन गैस। कौन सा गैस? तो बताएंगे सेरिन गैस। सेरिन गैस को जो है आपको क्या कहा जाता है? इसको जो गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला अब हम लोग का आ गया परमाणु प्रदूषण, अब ये लास्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का पूरा क्लियरली बोटनी जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट एक कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो परमाणु प्रदूषण होता है यानी न्यूक्लियर पोल्यूशन, ये तो सबको जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सभी प्रदूषण में सबसे खतरनाक है। ये जो है आपका परमाणु प्रदूषण, ये सब प्रदूषण, मतलब जितना भी प्रदूषण है ना, सब में खतरनाक ही है। इसका प्रभाव जो है जल, थल, वायु तीनों में देखा जा सकता है। इसका जो प्रभाव है जल में देखा जा सकता है, थल में देखा जा सकता है, वायु तीनों में जो है देखा जा सकता है। ठीक है, 30,000 साल तक रहता है। अगर इसका असर के बारे में बात किया जाए, ये जो प्रदूषण है ये सबसे खतरनाक है। इतना पॉइंट तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। इसका प्रभाव जो है जल में भी देख सकते हैं, थल में भी देख सकते हैं, वायु जो है इसमें भी देख सकते हैं। अब इसका जो असर है 30,000 साल तक रहता है। मतलब मान लीजिए कहीं परमाणु बम अगर गिर गया तो समझिए उसका असर 30,000 साल तक रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है कि परमाणु प्रदूषण जो है आपको, परमाणु प्रदूषण जो है, तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि परमाणु प्रदूषण जो है रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण होता है। परमाणु प्रदूषण मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि परमाणु प्रदूषण जो है
किसके चलते होता है, तो बताएंगे रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है उसके चलते होता है, ठीक है। अतः इसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी कहते हैं। मान लीजिए पूछ दिया एग्जाम में कि परमाणु प्रदूषण को कहा जाता है, ऑप्शन में अगर देखा रेडियो एक्टिव प्रदूषण तो डायरेक्ट हम लोग उसको भी टिक करेंगे, ठीक है। अगला है कि यूरेनियम तो थोरियम प्लूटोनियम तथा कोबाल्ट 60 के कारण होता है। ये सब जो आपका परमाणु प्रदूषण हो रहा है, ये सब में मेन रोल कौन लेता है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, कोबाल्ट 60, ये सब जो है इसी कारण होता है। मान लीजिए मैं पूछ दिया कि जो परमाणु प्रदूषण होता है किसके चलते होता है, चाहे कौन कौन भाग लेता है, तो डायरेक्ट ये सब अगर ऑप्शन में दिखेगा तो कोई एक को टिक कीजिएगा जरूर, ठीक है। अगला बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस का तो है ही है, साथ में जीके का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था कि जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो है आपको क्या कह रहा है कि 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को याद रखिएगा, 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा, तो हिरोशिमा पर कब, तो हिरोशिमा पर 9 अगस्त के, और नागासाकी पर कब, तो 6 अगस्त के। यानी 9 से इतना याद रखिए, 9 तारीख को हिरोशिमा पर और 6 तारीख को नागासाकी पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि परमाणु बम गिराया गया था, कब, 2011 में, कहाँ पे, जापान में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी कभी ऐसी डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए हिरोशिमा तथा नागासाकी पर बम कब गिराया गया था, तो बताइएगा कि हिरोशिमा पूछा है तो बताएंगे 9 अगस्त, और नागासाकी पूछा है तो बताएंगे 6 अगस्त 1945 को जापान में बम गिराया गया था, ठीक है, परमाणु बम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या कर रहा है अगला पॉइंट कर रहा है कि फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना परमाणु प्रदूषण का उदाहरण है। जो फुकुशिमा जो है परमाणु संयंत्र क्या है, तो दुर्घटना परमाणु प्रदूषण के उदाहरण है, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं तो अगला क्या है, अगला है आपका कि 1986 में यूक्रेन के चारनोबियल, यूक्रेन, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा लगता है पेंसिल नहीं ले पाए थे, तो 1986 में क्या हुआ था कि यूक्रेन के जो है चारनोबियल परमाणु संयंत्र में जो है विस्फोट होने से यूक्रेन प्रभावित हुआ था। समझे कि नहीं, मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझे नहीं। कह रहा है कि 1986 में क्या हुआ था कि यूक्रेन के चारनोबियल परमाणु, जो यूक्रेन के चारनोबियल परमाणु है, परमाणु संयंत्र में क्या हुआ था कि विस्फोट हुआ था। विस्फोट होने से क्या हुआ था कि यूक्रेन जो है प्रभावित हो गया था। मतलब जब ये चारनोबियल जो परमाणु जो संयंत्र था वहाँ पे क्या हुआ, विस्फोट हुआ, वहाँ के लोग क्या हो गए, प्रभावित हो गए, मतलब इफेक्ट पड़ा, प्रभावित होगा ही। मान लीजिए कुछ विस्फोट होता है तो प्रभावित होगा, परमाणु है तो विस्फोट हुआ तो प्रभावित होगा ही। ये कब का बात है, तो आपका है 1986 का बात, ठीक है। अगला पॉइंट अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपका है कि परमाणु विस्फोट के बाद, किसके बाद, तो परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाली जो धुआं है, और धुओं को जो है नाभिकीय आपतन यानी फॉल आउट कहा जाता है। मान लीजिए पूछ दिया कि आपतन किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि जो परमाणु विस्फोट हुआ उसके बाद जो निकलने वाला धुआं है उसी को जो हम लोग आपतन यानी फॉल आउट कहते हैं। जैसे परमाणु कहीं गिरा, उसके बाद क्या हुआ, प्रदूषण हुआ, मतलब कुछ धुआं निकला, उसी को तो हम लोग आपतन कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, इस धुआं को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि बोरिक एसिड, मान लीजिए कोई बताया कि परमाणु बम गिरी वहाँ से धुआं निकल गया, तो मान लीजिए धुआं को रोकने के लिए क्या किया जाता है, बोरिक एसिड का जो है छिड़काव किया जाता है, तथा व्यक्ति खुद को बचाव के लिए पोटासियम आयोडाइड यानी KI की गोली खाता है। मान लीजिए छिड़काव करना अगर संभव है तो छिड़काव कर दीजिए, यानी बोरिक एसिड को छिड़क दीजिए। अगर नहीं है तो आदमी क्या करता है, सबको गोली दे दिया जाता है पोटासियम आयोडाइड, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम दिखे, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि पोटासियम आयोडाइड कब लेते हैं, जब परमाणु का मतलब जब उसका असर दिखता है तो लोगों में उसका असर को कम करने के लिए मतलब ये आयोडाइड लिया जाता है, ठीक है। और ये फॉल आउट किसको कहते हैं, तो मतलब जो धुआं ये सब जो रिलीज होता है ना उसको बोलते हैं फॉल आउट, ठीक है। और एसिड, बोरिक एसिड का छिड़काव करते हैं कब, इस धुआं को रोकने के लिए, मतलब धुआं को रोकने के लिए बोरिक एसिड और पोटासियम आयोडाइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग बोटनी का जो क्लास था आज खत्म हो गया। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं एक बार फिर कह दे रहा हूँ कि पूरा देख लीजिएगा शुरू से, आपको कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट का सब वीडियो है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर जैसा भी वीडियो लगा होगा आपको। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपको आर्टिकल का वीडियो मिल रहा है रेगुलर, अब मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।